Yeah, hello. Can you please confirm if I'm audible? If the sound is coming clear to you guys? Great, thank you. Thank you everyone. So welcome to this first lecture of Modern India. And आज सैटरडे है और मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया, जो कि 8th और 12th की एनसीईआरटीज में दी हुई है, राइट। और एक मैं आपके साथ आज क्या करूँगा, स्टोरी लाइन डेवलप करूँगा और आपको एनसीईआरटीज का स्ट्रक्चर बना के दूंगा। वी विल फर्स्ट डेवलप अ स्टोरी लाइन एंड आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर। वंस यू हैव दिस स्ट्रक्चर, संडे पूरा दिन और मंडे इवनिंग तक यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप वो पढ़ लो। और फिर मैं मंडे इवनिंग से जो रेगुलर आपको पीडीएफ देके पढ़ाना है वो स्टार्ट करूंगा। आज इस स्टोरी लाइन से वी विल हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि एनसीईआरटी में है क्या क्या एंड क्या क्या मिसिंग है, थोड़ा वो भी समझ लेंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे, ताकि आप जब ये चीजें पढ़ो तो आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी हो, एंड यू मस्ट फील 100% satisfied कि yes, now I understand history as I never done before, right? So we will wait for just a minute or two more, so that more people who are yet to join, they come and join the class, and then we'll start it. Right, I will just wait for one more minute and then we will start it. ऑल राइट देन, सो नोट करो आप अपने पास, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसके दो पार्ट्स हैं, राइट, पर चैप्टर सीक्वेंस में चलते हैं। सो फर्स्ट राइट डाउन, 8th की एनसीईआरटी में चैप्टर 2, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8 चैप्टर 2, जिसका टाइटल है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसमें ना प्लासी की लड़ाई के बारे में बताया हुआ है, बक्सर की लड़ाई के बारे में बताया हुआ है, टीपू सुल्तान के बारे में बताया हुआ है और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताया हुआ है। तो मैं सारी चीजें एक बार धीरे धीरे से बोल देता हूँ, अभी आप लिख लो, फिर आप एनसीईआरटी में आराम से उसको 2 दिन में स्टोरी लाइन की तरह पढ़ना। When students were asking me, सर हमारे पास क्या एनसीईआरटीज होनी चाहिए, आई सेड नो। नाउ दे मस्ट बी वंडरिंग कि सर ने तो कहा था एनसीईआरटीज नहीं होनी चाहिए। तो उसका रीजन था, ये सारी एनसीईआरटीज ऑनलाइन पढ़ी हैं, आपने ऑनलाइन ही इनको सिर्फ पढ़ना है, इनके कोई नोट्स नहीं बनाने। द रीजन वाई आई स्पेसिफिकली सेड कि डोंट कीप फिजिकल कॉपीज ऑफ दिस एनसीईआरटीज इज कि अभी आप उनको ऑनलाइन पढ़ो, ताकि आप उनके नोट्स मत बनाने बैठ जाओ। मीनवाइल मंडे से मैं आपको बने बनाए पीडीएफ्स दूंगा, आपने वो पढ़ने हैं, राइट। तो अभी आपने सिर्फ स्टोरी के लिए पढ़ लेना है, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप फेमिलियर हो आइडियाज के साथ, या आप फटाफट अपने जो टैब हैं उनमें आगे आगे बढ़ते जाओ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। सो पहला चैप्टर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और इसमें प्लासी एंड बक्सर की स्टोरी है। प्लासी एंड बक्सर जो 2 लड़ाइयां हुई थी, और उसके अलावा इसमें क्या है, एक चीज और, टीपू सुल्तान के बारे में बताया हुआ है। और टीपू सुल्तान के बाद इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताया हुआ है। जब आप देखोगे इस चैप्टर को तो यू विल फाइंड इट दैट इसमें ना बहुत कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको भी बताता हूं क्या क्या मिसिंग है, राइट। फिर चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 5। किसी और को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या?
सबको ठीक जा रही है ना? तो जो किसी एक को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से सुनना और बार बार यहाँ पे टाइप करने की बजाय क्लास लगानी है. डोंट वेस्ट टाइम टाइपिंग इट एंड प्लीज डू रियलाइज कि आप अलग अलग सिटीज में बैठे हो, किसी जगह पर आपके घर पर किसी टाइम पर नेट की कनेक्टिविटी पुअर हो सकती है. जहां से मैं ले रहा हूं क्लास, यहाँ पे ना डेडिकेटेड लीज लाइन है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. बट हाँ, जहां आप बैठे हो वहां प्रॉब्लम हो सकती है. तो मुझे बताने से कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो उसमें तो मैं हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. फाइन. एनीवेज, सो चैप्टर 2 हो गया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. उसके बाद है चैप्टर 5. चैप्टर 5 इज अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857. और उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 11. चैप्टर 11 जो है उसमें जो टॉपिक है, इट इज मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये 1870 से लेकर 1947 तक जाता है. राइट, 1870 से 1947 तक. सो 8th क्लास की बुक का उसका चैप्टर 2, 5 एंड 11 ये आपने पढ़ लेना है. अब बात करते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3. अब जब 12th क्लास की बुक उठाते हैं, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ना है वो है चैप्टर 2. चैप्टर 2 1857 है. दैट मीन्स नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8 इज 1857 एंड चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 इज 1857. तो ये दो चैप्टर जब भी पढ़ने हैं हमने एक साथ पढ़ने हैं. चैप्टर 2 पढ़ चुके थे, चैप्टर 5 जब पढ़ा तो 11 पे जाने से पहले हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे. राइट. उसके बाद नेक्स्ट है थीम्स का. जो थीम्स में, थीम्स 3 में अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है गांधी जी वाला चैप्टर, जिसे मैं पॉपुलरली बोलता हूं गांधी जी वाला चैप्टर. तो आपने वो गांधी जी वाला 1915 से 48 वाला चैप्टर जो पढ़ना है वो आपने इस बुक के साथ सिंक करके पढ़ना है. इसमें 1870 से 1947 दिया हुआ है और इसमें थीम्स वाली 12th वाली बुक में गांधी जी के आने से लेकर 1947 तक का टाइम दिया हुआ है. सो पहले आप सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ोगे क्लास 8 का, फिर 8th क्लास से चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 पढ़ोगे, फिर 8th क्लास का 11 और 12th क्लास का गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ोगे एंड दैट विल बी ऑल. फाइन. सो अब मैं वो स्टोरी लाइन डेवलप कर रहा हूं. पहली मैं एक गौरव चांद जी की डाउट लेने जा रहा हूं. इसके बाद नोबडी विल रेज द हैंड टिल द टाइम आई गिव द विंडोज. अच्छा, गौरव ने भी हाथ नीचे कर लिया. ग्रेट. सो बसंत कुमार, मैंने ना चैप्टर्स के नाम स्पेसिफाई कर दिए. अब आप क्या करोगे, उन चैप्टर्स को पढ़ोगे. नाम नहीं, हमने ना चैप्टर नंबर नहीं पढ़ना होता, टॉपिक पढ़ना होता है. तो हो सकता है बुक में वो चेंज हुआ हो, मेरे पास नया एडिशन हो या मेरे पास पुराना एडिशन हो. गांधी जी ही अब चैप्टर खोलो मोनिका सैनी, यू विल फाइंड इट. ठीक है, इंडेक्स में जाओगे ना, यू विल फाइंड इट. फाइन. सो शैल आई स्टार्ट नाउ? इफ यू पीपल आर डन विद योर दिस थिंग कि हम टाइप कर लें, हम डाउट्स पूछ लें, सो जैसे ही आप क्लियर हो जाओगे मुझे बता देना, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन नाउ. सो सबसे पहले ना मैं आपको एक ब्रॉड स्टोरी लाइन समझा देता हूं. दिस ब्रॉड स्टोरी लाइन विल बी लाइक अ थीम फॉर यू टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडिया. और एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें मिसिंग है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि उससे आपको ना, अगर सारा कुछ एनसीईआरटी में होता तो किसी एडवांस कोर्स की जरूरत ही ना होती.
फाइन। तो देखो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600, राइट। लेकिन इससे बहुत पहले 1498 में वास्को डेगामा इंडिया आए थे, और वो क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, राइट। ब्रिटिश क्या करने आए हैं? ट्रेड करने आए, तो दे आर ट्रेडर्स। तो चैप्टर जो पहला हमने पढ़ना है वो क्या बोलता है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब चाहे वो पोर्चुगीज आए थे, चाहे वो ब्रिटिश थे, इनके अलावा डच भी आए थे, डेनिश, डेन्स, डेनमार्क से। सो सबसे पहले कौन आए? पोर्टुगीज, पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन्स आए, और लास्ट में फ्रेंच आए। दे ऑल वर ट्रेडर्स। अब ये सब लोग यूरोप से इंडिया आए हैं, इंडिया में व्यापार करने के लिए, इंडिया से व्यापार करने के लिए, या ईस्टर्न देशों से व्यापार करने के लिए। सो दे ऑल हैव कम टू ट्रेड विद द ईस्टर्न नेशंस। इन्हें क्यों आना पड़ा, या क्या ये पहले इससे आए थे या नहीं आए थे? क्या इंडिया वास्को डिगामा के आने से पहले यूरोप से ट्रेड करता था कि नहीं करता था? ये सारी चीजें जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं बहुत पास्ट में चला जाऊं, मैं चला जाऊं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। सो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, बीसीज में थी ना, बिफोर क्राइस्ट, और ये तो एडी है, और एडी आफ्टर डेथ नहीं होता, एडी होता है एनो डोमिनो, मींस इन द ईयर व्हेन द लॉर्ड, मींस क्राइस्ट वाज बोर्न। ये है बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले। एडी होता है क्राइस्ट के बर्थ के साथ, the year in which the Lord was born, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी जब टाइम था, उस टाइम पर भी इंडिया जो था वो मेडिटेरेनियन की तरफ जाता था और सी ट्रेड करता था। लोथल में हमें हड़प्पन्स के डॉकयार्ड मिले हैं, और वहां पर हमें स्टोन के शिप मॉडल्स मिले हैं। दैट मीन्स सी ट्रेड तो हड़प्पन्स भी करते थे। फिर हम थोड़ा आगे आते हैं और हम आ जाते हैं अब मौर्य या पोस्ट मौर्य टाइम्स में। मौर्य मींस अशोका वाला टाइम। तो उस टाइम पर ना जो केरला वाला रीजन था, यहाँ पर चीरा रूलर्स रूल करते थे, और ये चीरास जो थे ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। रोमन्स, रोम, रोम मींस इटली, मींस यूरोप। तो इंडिया का यूरोप के साथ ट्रेड तो तब भी था जब मौर्य, अशोका राजा जैसे टाइम चल रहे थे, उसके कुछ टाइम के बाद अभी भी बीसीस चल रहे थे, तब भी इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा था। तो फिर वास्को डिगामा ने आकर ऐसा नया क्या किया जिसे हम बोलते हैं कि एक नया एरा स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा हो गया। सो वो पता है क्या हुआ? इनके आने से पहले जब वास्को डिगामा 1498 में इंडिया आए, बिफोर ही केम टू इंडिया, व्हाट वाज द सीन? देखो, इंडिया का जो एक एरिया था, यहां से एक ओल्ड सिल्क रूट चलता था जो चाइना से होता हुआ इंडिया क्रॉस करता हुआ, पाकिस्तान तो तब था नहीं, सो इंडिया क्रॉस करता हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे ईरान, ईरान से आगे सीरिया, सीरिया से आगे ईस्टर्न यूरोप से मिल जाता था। तो एक पूरा लैंड रूट जिसको बोलते हैं ओल्ड सिल्क रूट, राइट। तो ये एक लैंड रूट था जिसके थ्रू ईस्टर्न कंट्रीज यूरोप के साथ ट्रेड करते थे, जिसमें इंडिया भी कवर हो गया, राइट। सो देयर वाज वन ट्रेड रूट, दैट वाज लैंड रूट, ओल्ड सिल्क रूट। फिर इंडियंस यहां से कुछ ट्रेड करते थे और सी रूट से, और इजिप्ट तक अपना सामान पहुंचा देते थे अफ्रीका में, और वहां से आगे वो यूरोप चला जाता था थ्रू अनदर सी रूट, राइट। तो जो ये था ना, ये था सी लैंड सी रूट, यानी कि यूरोप से इंडिया आने के लिए कंप्लीट सी रूट जिसमें लैंड ना आए वो नहीं था। 1453 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है एनसीईआरटी में, अनफॉर्चुनेटली 8th और 12th में इसका कुछ ज्यादा रेफरेंस मिलता नहीं है। तो 1453 में जो ये लैंड रूट था ना पूरे का पूरा, यहाँ पर ईरान और सीरिया के साथ यहाँ पर टर्की वाला एरिया आता है, राइट। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी आती है
कॉन्स्टेंटिनोपॉल, कॉन्स्टेंटिनोपॉल बहुत फेमस सिटी आती है यहाँ पर टर्की में। एंड दिस सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल फेल टू टर्क्स। टर्क्स ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया। जब टर्क्स ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया तो जो ये ट्रेडिंग रूट था, लैंड रूट, ये अब अनसेफ हो गया। क्योंकि ये अनसेफ हो गया, अब सारा ट्रेड इस रास्ते से होगा। यहां से ट्रेड नहीं करते यहाँ पर ना। अब ये टर्क्स ने यहाँ पर काफी कत्लेआम मचा रखा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो लड़ाई के कारण इस रूट को यूज नहीं किया जा रहा। सारा लैंड सी रूट के थ्रू इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं। और इस तरफ से भी ऐसे ही ट्रेड यहाँ तक आता है, इंडिया सामान खरीद लेता है, वो आगे भेज देता है, ये यूरोप ले जाते हैं। लेकिन जो ये रूट था ना, जो इजिप्ट से आगे जाता था, ये इटली के पास से होके निकलता था। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, यू विल फाइंड दैट दिस रूट देन कनेक्टेड विद इटली। और इटली ने इस ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया। इटली ने इसके ऊपर अपनी मोनोपोली बना ली। अब इटली तो सेंट्रल यूरोप में आता है, जो बिल्कुल यूरोप के वेस्टर्न साइड पे कोने में दो देश हैं, स्पेन एंड पोर्चुगल। दो छोटे छोटे देश हैं, वहां तक सामान पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, राइट। अब इन दो देशों ने सोचा कि हम एक नया रास्ता ढूंढते हैं इंडिया जाने के लिए। स्पेन भी और पोर्चुगल भी ये ईस्ट की तरफ आना चाहते हैं और उनको पता है कि इंडिया में बहुत वेल्थ है, राइट। तो ये निकले एक नया रूट लेकर। यहां से आने की बजाय कि अगर हम इजिप्ट की तरफ से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो इटली वाला एरिया आएगा, वहां पे फालतू में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे यूरोपियन देशों के। तो ये अफ्रीका के नीचे से होके केरला की साइड आ गए, कैलीकट, राइट। अफ्रीका के नीचे से आए, वो केप ऑफ गुड होप जिसे हम बोलते हैं अफ्रीका के नीचे, ये वहां से आ गए। तो आज पोर्चुगीज ने, जब वास्को डिगामा इंडिया आए, इन्होंने एक न्यू सी रूट ढूंढा है, विच इज एन ऑल सी राउट। ठीक है, अब एक ऑल सी राउट ढूंढ दिया इन्होंने, जिसमें लैंड कहीं भी नहीं आया और ये एक ऑल्टरनेटिव सी रूट बन गया। अब ये इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। किसी के माइंड में कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। साइड में चैट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बता सकते हो अगर माइंड में कोई भी डाउट है। युगेश इज क्विक टू टेल क्लियर सर। किसी और के माइंड में डाउट है? यस, कैलीकट में आए थे। यश त्यागी, यू कुडंट अंडरस्टैंड द इटली एंगल। बेटा ये जो इजिप्ट से आगे जब हम यूरोप की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ना इटली लैंड, इटली ऐसे पैर की तरह निकलता है। तो यहाँ पे ना इटली इस रूट को मोनोपोलाइज कर गया। तो जब इटली ने इसको मोनोपोलाइज कर लिया तो यहाँ तक सामान पहुंचता तो था, लेकिन थोड़ा पहुंचता था या महंगा पहुंचता था। इसलिए इन्होंने एक नया रूट ढूंढ लिया कि इटली से भी दूर से निकल जाओ और अफ्रीका के नीचे से आ जाओ। अमित दयाल, टर्क्स ने कैप्चर किया 1453 में। वो देखो ऊपर इतना बड़ा बड़ा मैंने डेट लिखा हुआ है। पीयूष, बिकॉज जब टर्क्स ने उसे कैप्चर किया तो वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जहां पर लड़ाई शुरू हो गई वो जो रास्ता है वो अब अनसेफ हो गया। सर वाई 1453 सो इम्पोर्टेंट, मैंने अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया है। सो वर यू गाइज नॉट लिसनिंग टू इट केयरफुली? व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इज ओल्ड सिल्क रूट था, यहाँ से ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था। टर्की में सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल थी, जो 1453 में टर्क्स ने कैप्चर कर ली, इसलिए रूट अनसेफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, जहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जहां पे कत्लेआम चल रहा है, वहां पर अगर आप ट्रेड करोगे तो सामान भी लुटेगा, लोग भी मरेंगे। तो बेटर है एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। तेजवीर, नो। ओके पीयूष, आई विल स्लो डाउन द पेस। और कोई? बाकी हो गया क्लियर? थैंक्स सार्थक। आई एम
I am already bilingual, I suppose. Yes, I am speaking both the languages. Yes, Akashdeep, to some extent, yes. So shall I move on now? चलें आगे, पढ़ लें अगर डाउट्स हो गए क्लियर सबके तो। चलो आओ फिर नेक्स्ट समझते हैं। अब ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग। अर्लियर देयर वाज अ लैंड रूट, देयर वाज अ लैंड सी रूट, and these were comparatively smaller routes to come to India. Now the Europeans have taken a longer route, right? It's a very, very long route. When we come from here, taking this new sea route and reach India, buy products from India. India से हम सामान खरीदने आए हैं, to buy products from India at a time when there is no industrial revolution in Europe yet. यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 टू 60 के बीच में आया था, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन, और 100 इयर्स लगे थे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टेबलाइज होने में। सो 1760 टू 1860 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेबलाइज हुआ, फिर धीरे धीरे ये एक्सपैंड किया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि अमेरिका में आ गया, जापान में आ गया, जर्मनी में आ गया, इटली में आ गया। Starting from Britain, for first 100 years, it's just stabilized in Britain. So जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही 1760 में स्टार्ट हो रहा है ब्रिटेन से, हम बातें कर रहे हैं 1498 की, जब वास्को डेगामा इंडिया आ रहा है, ठीक है। सो ये उस टाइम पर यूरोप में हमें ना फिनिश्ड गुड्स नहीं मिल रहे थे, और उनको वो सारे प्रोडक्ट्स जो ईस्ट से मिलते हैं वो एक्वायर करने हैं। अलॉन्ग विद दैट यूरोप का क्लाइमेटिक कंडीशन और ईस्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत डिफरेंट है। जो क्रॉप्स हमें यहाँ पर मिलती हैं वो यूरोप में मिलती नहीं है। सो उन्हें यहाँ से फिनिश गुड्स भी चाहिए, जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़ा, वो सारा इस तरफ से लेके जाते हैं। चाइना की सिल्क बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की मसलिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, यहाँ की कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शिया की सिल्क बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान की। So silk of China and Persia, muslin and cotton of India, these textiles were in great demand in Europe. फिर इस तरफ से ना उन्हें ईस्टर्न साइड से इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बाकी पूरी टेरिटरी, यहाँ से उनको स्पाइसेस चाहिए, गरम मसाले चाहिए जो उस तरफ ग्रो ही नहीं करते हैं, और साथ में उनको टी चाहिए, चाइनीज टी, ग्रीन टी। तो ये सारा सामान वो इंडिया से और ईस्टर्न साइड से एक्वायर करते थे अपने कंजम्पशन के लिए। यस अपूर्वा, इट वाज इन 1498। ओके, सो अब ना जब से न्यू सी रूट मिला है, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट एज वेल। तो कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की, और टाइम भी ज्यादा लगता है। नाउ दैट द पोर्टुगीज केम टू इंडिया इन 1498 टू फाइंड दैट will we be able to not have any dispute with the existing European players। अब ना इस लाइन को मैं तुम्हें और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ यहां समझाता हूं, ताकि तुम्हें समझ आए कि अब अगला स्टेप क्या है। सो पोर्चुगीज जो थे 1498 में वास्को डे गामा इंडिया पहुंच चुके हैं ट्रेड करने के लिए थ्रू अ न्यू सी राउट, जो कि ऑल सी राउट है, राइट। बट बिफोर हिज अराइवल, इंडिया जो है, इंडिया ट्रेड विद यूरोप, ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा इज कमिंग एंड नाउ द ट्रेड इज स्टार्टिंग। इट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज गोइंग ऑन। बस इस ट्रेड के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। वो फीचर्स क्या थे? ऑन इंडियन साइड मुस्लिम्स जो थे मोनोपोलाइज करते थे इंडियन ट्रेड विद यूरोप। इंडिया में ना अगर हम याद करें तो 1000 AD ऑनवर्ड जो है मुस्लिम इन्वेजन्स हुए। जब वो गजनवी आना शुरू हुआ
गजनवी के बाद गौरी आया, और फिर धीरे धीरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई थी 1200s में, राइट। सो धीरे धीरे जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, टर्क्स का रूल आ गया, पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, फिर खालजीज आए थे, ये सारा हम ना एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी हम मॉडर्न से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईएएस के एग्जाम के लिए। तो टर्क्स में स्लेव्स थे, खालजीज थे, खालजीज के बाद तुगलक्स आए थे, ठीक है, तुगलक्स के बाद सैयद आए, फिर लोधी आए, और जो लोधी थे ये पहली बार इंडिया पे रूल करने वाले अफगान रूलर्स थे। सो जब से तुम देखो 1200 से लेकर फ्रॉम 1200 टू 1526 दिल्ली सल्तनत ने रूल किया। 1200 से लेकर बेसिकली ना ये 1190s है, पर कन्वीनियंटली अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो 1200 से लेकर 1526 तक इंडिया पे रूल कर रहे हैं मुस्लिम, और यहां से वास्को डिगामा 1498 में आ रहे हैं, यानी कि इसी टाइम के पहले, इससे पहले 1526 से पहले जब दिल्ली सल्तनत है। अब दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद इंडिया पे मुगल्स का रूल आ गया था, राइट, वो भी मुस्लिम रूलर्स हैं, और मुगल्स का रूल तो फिर 1857 तक चलता रहा हमारे देश पर। सो फ्रॉम 1200 टू 1857 देयर वाज मुस्लिम रूल इन इंडिया, राइट। अब जब इंडिया पे मुस्लिम रूल कर रहे हैं तो ट्रेड को भी मुस्लिम्स ने मोनोपोलाइज कर लिया। जब इंडियन साइड पे ट्रेड को मुस्लिम्स ने मोनोपोलाइज कर लिया तो यूरोप की साइड पर इसे इटालियंस ने मोनोपोलाइज कर लिया। अब अगर पोर्चुगीज नए रास्ते से इंडिया आए, इफ द पोर्चुगीज फाउंड अ न्यू सी रूट एंड दे रीच्ड इंडिया, दे हैव एन एनिमी इन इटालियंस, they have an enemy in Muslims, because they people have already monopolized the trade and they were making a lot of profit out of this trade by virtue of this monopoly, कि इंडिया से कोई और सामान नहीं खरीदेगा, यहाँ से मुस्लिम मर्चेंट सामान खरीदेंगे, और वो मुस्लिम डायरेक्टली भी इटालियंस को नहीं देते, मुस्लिम्स जो हैं वो इजिप्शियंस को देते हैं। इजिप्ट में भी उस टाइम पर मुस्लिम रूल था, राइट। सो इंडियन मुस्लिम्स विल गिव टू द मुस्लिम्स इन इजिप्ट, the Egyptian Muslims will then give it to the Italians in Europe। तो ये एक लिंक बना हुआ था जहां पर ऑन द इंडियन साइड मुस्लिम्स के पास मोनोपोली थी, ऑन द यूरोप साइड इटालियंस के पास मोनोपोली थी। अब अगर पोर्टुगीज आते हैं, दे हैव टू फाइट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, इजिप्शियंस, यूरोपियंस, राइट। और इसके अलावा इंडिया में गुजराती मर्चेंट्स थे जो इस ट्रेड में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। सो in addition to the Italians, Egyptians and the Muslims, there were Gujarati merchants who were involved in this trade. So the Portuguese had an enmity with all of them. This was natural. So Portuguese ने आकर इंडिया में अपनी सुपीरियर नेवी, और नेवी में दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रेड की जो मर्चेंट नेवी होती है, एक होती है मिलिट्री वाला कॉन्सेप्ट कि इनकी नेवी में गन्स हैं, इनके पास दोनों चीजें हैं, राइट। सो दे हैड अ वेरी सुपीरियर नेवी पोर्चुगीज। इन्होंने इन सब के चैलेंज को खत्म किया और इस पूरे ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया। मोनोपोलाइज करने का कारण क्या था? इतना लंबा रूट कवर करके हम इंडिया आए और इतने सारे लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व हों, तो इस ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो कम हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। मैं यहां से चंडीगढ़ से दिल्ली जाता हूं और दिल्ली से कुछ सामान खरीद के चंडीगढ़ लाके उसको बेचना चाहता हूं, फाइन। अब मैं खुद चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूं, पूरी जर्नी करके, ट्रांसपोर्टेशन पूरा मैं खुद लेके जा रहा हूं। चंडीगढ़ से मैं एक बड़ी सी गाड़ी में जाता हूं जिसका पेट्रोल का खर्चा भी होता है, रास्ते में टोल टैक्सेस भी पे करता जाता हूं सारे के सारे, और फिर मैं दिल्ली से जाके सामान खरीदता हूँ, वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के खर्चे भी उठाता हूँ, आने जाने में खाना भी खाता हूँ, एक्सपेंसिव थोड़ा सा क्योंकि होटल में रुक के खाता हूँ, या मुझे दिल्ली में स्टे करना पड़ जाता है सामान खरीदने के लिए। सो एवरीथिंग इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो मैंने दिल्ली जाकर 1000 रुपीज के प्रोडक्ट्स खरीदे। अब मेरे आने जाने में 500 रुपीज का पेट्रोल लग गया, 1000 रुपीज मेरे वहां पे स्टे करने पे लग गए, राइट। और 100 रुपीज का मैंने खाना भी खाया, 100 रुपीज का मैंने टोल टैक्स भी पे किया आने जाने में। सो सामान खरीदा था 1000 रुपीज का,
बट जो ये 1700 रुपीज बीच में ऐड हो गए, मेरी कॉस्ट प्राइस ही 2700 हो गई। अब चंडीगढ़ आके इसके ऊपर कुछ टैक्सीज लगेंगे, सो लेट्स से ये 3000 का हो गया सामान। अब मैं इसको एटलीस्ट 3300 का तो बेचूंगा ना, अदरवाइज तो मुझे फायदा ही नहीं है। बट अगर ऐसा हो कि एक आदमी सोनीपत में रहता है और वो दिल्ली साइकिल पे जाता है, दिल्ली से कुछ सामान लाता है, सुबह सुबह निकलता है, दिल्ली से सामान खरीदता है, सोनीपत वापस आ जाता है। एक आदमी पानीपत से सोनीपत जाता है और वो सामान सोनीपत वाले से खरीद लेता है। इसने 1000 का दिल्ली से सामान खरीदा और 1100 या 1200 का पानीपत वाले को दे दिया। पानीपत वाले ने करनाल वाले को दे दिया 1200 की जगह 1500 में, करनाल वाले ने अंबाला वाले को दे दिया 1800 में, अंबाले वाले ने मुझे चंडीगढ़ में दे दिया 2000 रुपए में। अब मैं यही सामान 2500 में भी बेचूं तो इससे तो कंपटीशन मैंने खत्म ही कर दिया। यही प्रॉब्लम आई यूरोपियंस को, पोर्चुगीज को। अगर हम जाएं इतने लंबे रास्ते से खर्चा करके और सामान लेके वापस आए, सामान तो महंगा हो गया, और ये लोग आपस में छोटे छोटे रास्तों से आकर सामान सस्ता पहुंचा देंगे। इन दैट केस हाउ विल वी compete अगेंस्ट दीज प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी established? इनके लिंक्स बने हुए हैं, इनको पहले से पता है कहां से कब क्या सामान खरीदना है। दे आर सो वेरी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड द nitty-gritties ऑफ द ट्रेड, एंड वी आर न्यू प्लेयर्स। So better let's eliminate all the competition because we have superior navy. So इन्होंने अपनी superiority of navy, superiority of arms, हथियारों के दम पर इन सारे प्लेयर्स को एक एक करके साइडलाइन किया और ट्रेड को कर लिया मोनोपोलाइज। अब जब इन्होंने मोनोपोलाइज किया तो इसका अगला इंपैक्ट पड़ा, वो भी तुम्हें इसी दिल्ली वाले एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जब मैं दिल्ली जाता था ना, 1000 रुपीज के जो प्रोडक्ट्स लेके आता था, वो 1000 के पता है क्यों थे? क्योंकि सब तरफ से लोग दिल्ली आते थे और यहाँ से ये सामान खरीदते थे। लेट्स से मिस्टर ए दिल्ली में ये प्रोडक्ट तैयार करते थे और उनकी कॉस्ट प्राइस आती थी 100 रुपीज, और वो 100 रुपीज के ऊपर इतना प्रॉफिट कमाते थे कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत है। वो अपने प्रोडक्ट को 1000 रुपीज का बेचते थे कि मेरे पास तो पानीपत वाला भी आता है, मेरे पास तो सोनीपत वाला भी आता है, मेरे पास तो चंडीगढ़ से भी आते हैं, मेरे पास तो लेट्स से बॉम्बे से भी आते हैं, मेरे पास तो यूपी से भी लोग आते हैं, सब मेरे पास आ जाते हैं और मेरा ही सामान खरीदते हैं, और किसी को ये बनाना ही नहीं आता, तो मैं तो 1000 रुपीज में बेचूंगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मिस्टर ए कमा रहे हैं, राइट। अब ये 1000 का क्यों बेचते हैं? क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स आके इनसे डिमांड करते हैं। पोर्टुगीज ने अपनी नेवी यूज करके बाकी सारा कंपटीशन जब एलिमिनेट कर दिया, तो मिस्टर ए जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके कस्टमर ही खत्म कर दिए। अब तो उनका मैं ही कस्टमर बचा, इकलौता पोर्चुगीज। और मैंने बोला भाई सामान खरीदूंगा तो जरूर, लेकिन 1000 का ना खरीद के 500 में खरीदूंगा। प्रॉफिट तुम्हारा भी हो गया, मेरा भी हो गया। तो जो चीज पहले 1000 में लाके मैं 2500 में बेचता था, अब वही चीज मैं 1000 में लाके मैं 3300 में बेचता था, और कोई और उसको 2500 में बेचता था। मैंने ये 2500 वाला 2500 वाला कंपटीशन भी एलिमिनेट कर दिया, और जो प्रोडक्ट 1000 का था उसको 500 का कर दिया। अब मैं 500 पे लाके भी इसको 3300 पे बेच सकता हूं। नाउ इमेजिन हाउ मच प्रॉफिट आई विल मेक आउट ऑफ दिस। कोई बीच में आएगा ही नहीं, सारा कंपटीशन खत्म। होगी क्लैरिटी इस थॉट की अब, दैट व्हाई दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द ट्रेड। किसी के माइंड में कोई डाउट बचाओ, बताओ। Anyone having any doubt because of language issue or any other concern, feel free. You have every right to ask anything and everything, though I have also got that veto to outrightly say this is not required. But still, in case you feel like, I will explain it, but after the class. विकास परनेंदु विकास, लैंड रूट तो बेटा रहेगा, लैंड थोड़ा बंद कर दी, बस उसको यूज करना कम कर दिया गया, बाद में उसको ठीक कर देंगे। अमलेश, आई विल एक्सप्लेन दिस, गिव मी अ मिनट। दीप्ति अरोड़ा, दिस इज सो सिंपल बेटा, दिस इज सो सिंपल। आज चलो मैं तुम्हें ना एक मॉडर्न डे के हिसाब से एक बात सुनाता हूं, इसको समझते हैं।
This is India, this is Indian Ocean, right? Here is China, and then there is Japan, there is Korea, and here we have Middle East, the oil producing nations, and then we have Europe, right? So Earth is round, it is circular. So if I fold it, Europe and Japan, or here we have USA, and USA and Japan will come very close if I do it like this. Am I right? This is clear? This is like this. Okay. Now, if China, but I hope you understand, there are some areas of the oceans which are not navigable, right? So this is the most busiest route of trade. Indian Ocean is the busiest route. There in the Persian, there is Persian Gulf, there is Strait of Malacca. You will study all this in your geography later on, or those who have already done, they will feel happy about this. So सारा ट्रेड इस रूट से होता है, इंडियन ओशन के रूट से. चाइना ने ऑयल खरीदना है तो कंटेनर भर भर के यहां से जाएंगे, यहां से सामान बनता है जो चाइना में मेड इन चाइना, जिसका आजकल हम बायकॉट कर रहे हैं, वो भी यहीं से यूरोप की तरफ जाएगा. फाइन, तो ये तो बिजिएस्ट सी रूट हो गया ना. अब जब इस सी रूट में ब्रिटेन सुपर नेवी बन के आया, ब्रिटेन ने इस पूरे सी रूट को कंट्रोल कर लिया. 1800s में से लेकर 1900s तक के टाइम में ब्रिटेन का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल था. तो ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर था, उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी थी, वो यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देता था. फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद अमेरिका और रशिया के बीच में इसी सी रूट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई चली थी, जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं. पहले ब्रिटेन और रशिया के बीच में ये लड़ाई थी, फिर यूएसए और यूएसएसआर यानी कि रशिया के बीच में ये लड़ाई थी, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990s में. अब चाइना का राइज होता है. चाइना बोलता है इस तरफ के जो सी रूट्स हैं, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, और जो इंडियन ओशन है, इसको मैं कैप्चर करूंगा. वो अपनी नेवी आगे लाने की कोशिश कर रहा है. इंडिया इस टाइम पर चाइना के इस एजर्टिव एक्सपेंशन से परेशान हुआ है. चाइना इधर से भी मूव कर रहा है, चाइना इधर से भी मूव कर रहा है. यूएसए बोल रहा है कि अगर चाइना ने इस रूट को कंट्रोल कर लिया तो भाई ग्लोबल ट्रेड ही चाइना ले जाएगा. तो अमेरिका बोलता है मैं अपनी नेवीज यहाँ पे स्टेशन कर दूंगा, इंडिया की हेल्प करने के लिए नहीं, चाइना को कंट्रोल करने के लिए. अगर हम पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि चाइना इंडिया के साथ एग्रेशन कर रहा है और अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहा है. हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें आगे. दैट्स व्हाई आई सेड आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइम फ्रेम कि ये क्लास कितने दिन में खत्म होगी, क्योंकि while talking about NCERTs there will be current affairs involved. While talking about current affairs you will have many doubts, and once you start asking your doubts and I start explaining this, then if I say I will finish history in 6 days, it perhaps may end in 12 days. So where is that idea of timetable? अच्छा, अब अनु और केशव अग्रवाल भाई बात सुनो ध्यान से. इतनी किंतु परंतु से हिस्ट्री नहीं चलेगी. अगर ऐसा कर लेते, अगर वैसा कर लेते, अगर मेरी बुआ जी की मूछें होती तो वो मेरे चाचा जी होते. अगर पे तो दुनिया ऐसे चलती है ना. तो अब ध्यान से स्टोरी सुनेंगे जो हिस्ट्री में हुआ. हिस्ट्री इमेजिनेशन पे नहीं चलती, पहले ऐसा क्यों नहीं कर दिया, तब ऐसा क्यों नहीं कर दिया. हर इवेंट होने का एक टाइम होता है. ठीक है, इंडिया 1950 में आजाद क्यों नहीं हुआ 3 साल बाद, या इंडिया 1930 में क्यों नहीं आजाद हो गया, 47 में होने का कोई कारण था? Chinmay, there were multiple systems. We will explain them. But if you have this much of curiosity in your first class, then what is the rationale of me giving you the basic storyline for better and clear understanding?
So can you guys focus on the lecture, and when I say is there any doubt, you stick only to the things that I have explained instead of running ahead of the time. We are not in this class watching the Netflix series called Dark. We are not the time travelers. Am I fine? Am I okay? All right. Akhila Patil, बोलो. अमृत, अगर करते भी थे तो तुमने क्या लेना है बताओ मुझे, उसकी जरूरत है जानने की कोई? अमृत कौर जल्दी बताना तुम्हें क्यों लगा ये जानना जरूरी है. अखिला, आई हैव गिवन यू माइक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अखिला पाटिल, चलो, थैंक यू. सो टू सेटिस्फाई योर डाउट्स मैं तुम्हें एक स्टोरी और बता देता हूं, राइट? पर फर्स्ट क्लास है, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. इवन आई विल लाइक इट कि आई एडिड समथिंग टू योर नॉलेज. सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस. इसको भी थोड़ा मॉडर्न टाइम से जोड़ता हूं, हिस्टोरिकली भी मॉडर्न टाइम से जोड़ देता हूं. ठीक है, इंडिया के ऊपर इस तरफ आता है सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में जो टेरिटरीज आती हैं वो फिर आगे मिडल ईस्ट से भी कनेक्ट करती हैं. फाइन. अब यहां पे आता है रशिया, जिसको हम पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. फाइन. फिर मिडल ईस्ट के बाद यहाँ पे आता है ईस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न यूरोप में कौन से देश आते हैं? ग्रीस आता है, रोमानिया आता है, बल्गारिया आता है, अल्बेनिया आता है, पोलैंड आता है, बहुत सारे देश आते हैं. फिर आता है सेंट्रल यूरोप. सेंट्रल यूरोप में क्या आता है? जर्मनी आता है, इटली आता है. फिर आता है वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप में क्या आता है? फ्रांस है, पोर्चुगीज हैं, स्पेनियर्ड्स हैं, इवन ब्रिटेन को भी आप वेस्ट का पार्ट मानोगे. नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जितना स्कैंडिनेविया है वो सारा, नॉर्डिक नेशंस, ये हो गया आपका यूरोप. और उसके आगे चले जाओ समुंदर पार तो यूएसए आता है. ठीक है, तो मैं ना यूरोप में बैठा हूं, वेस्टर्न यूरोप में. ये मेरा सेंट्रल यूरोप है, ये मेरा ईस्टर्न यूरोप है. ईस्टर्न यूरोप के साथ यहाँ पे टर्की और सीरिया वाले रीजन आते हैं, राइट? तो ईस्टर्न यूरोप के बाद पहले मेरे पास आता है नियर ईस्ट. नियर ईस्ट में सीरिया, टर्की, ये सारा एरिया आता है, राइट? नियर ईस्ट. नियर ईस्ट के बाद फिर मेरे पास आता है मिडल ईस्ट, जिसमें ईरान आता है, इराक आता है, सऊदी आता है, राइट? सेंट्रल एशिया वाला एरिया ऊपर लग जाता है, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा एरिया आता है. फिर मेरे पास आता है साउथ एशिया. साउथ एशिया में मेरे पास आता है जो वो उसको ये बोलते हैं साउथ ईस्ट, राइट? और फिर ये आगे निकल जाते हैं फार ईस्ट में. फार ईस्ट में चाइना आता है, जापान आता है. डन. अब यहां से चाइना से एक सिल्क रूट जाता था यूरोप तक, जिसको पहले हम सब लोग यूज कर लेते थे और आराम से ट्रेड चलता था. फिर इस रीजन में कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो मोनोपोलाइज कर दिया आके टर्क्स ने. ये रूट जो था ये अनसेफ हो गया 1453 में. लेकिन इसको ओपन अप भी तो करना है ना. अगर इसको परमानेंटली बंद कर दिया तो फिर क्या ही फायदा है? सारी जिंदगी हम समुद्र के रास्ते थोड़ा ट्रेड करेंगे. छोटा मोटा जो ट्रेड होता है आपस में वो तो हम यहाँ से भी करना चाहते हैं. मैनी प्रोडक्ट्स कैन कम फ्रॉम दिस साइड. अब ना एक चीज समझो, जब हम 1498 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कार नहीं है, उस टाइम पे बस नहीं है, उस टाइम पे रेल नहीं है. तो लैंड रूट तो बहुत मुश्किल वाला काम है. इजीएस्ट क्या है? नेवी का यूज करना. पानी के रास्ते आओ, ट्रेड करो. इसीलिए यूरोप लैंड रूट को बीच में रखता था कि थोड़ा सी रूट से आए, लैंड रूट पे रुके, सी से गए, काम कर लिया. क्योंकि यहाँ पे इतने से करिए तो ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी भी चल जाएगी. इवन अ कार्ट विल हेल्प हियर, बट otherwise this is more easier, even though it is longer and unsafe but easier. अनसेफ क्यों है? समुद्र में तूफान भी आएंगे, समुद्र में पायरेट्स भी आएंगे, तो प्रॉब्लम्स तो हैं. बट ये लैंड रूट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ये प्रॉफिटेबल नहीं है. बट फिर भी इसको संभालना बड़ा जरूरी है. इसको संभालने के लिए
इस पूरे रीजन को संभालना बड़ा जरूरी है। मिडल ईस्ट हो जाए, ईस्टर्न यूरोप, सीरिया, टर्की वाला एरिया हो जाए, और सेंट्रल एशिया का रीजन जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है, इसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर ये एरिया तुम्हारे कंट्रोल में है, राइट, जिसके भी कंट्रोल में ये एरिया है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो इस तरफ भी ट्रेड कर ले, इस तरफ भी ट्रेड कर ले, रास्ते में अपने पूरे स्टेशंस बना ले और एरिया को सिक्योर कर ले अपने लिए, तो यहां से प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। और इस रीजन के लिए दुनिया की सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई हुई, जिसको बोलते हैं ग्रेट गेम। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में नाम लिया जाता है ग्रेट गेम, जो यहां खेली गई है हिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक। ब्रिटेन और रशिया के बीच में भी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी। अब चाइना क्या कर रहा है, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेके आया है। चाइना से वो सीधा घुस रहा है पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर के ऊपर से, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, काराकोरम हाईवे बनाया हुआ है। चाइना से पाकिस्तान, इंडिया बीच में पार्टी बनना चाहे तो चाइना बोलता है वेलकम, नहीं तो तुम्हारे बिना कर देंगे। चाइना से होता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान, इराक से यहां तक उसने सड़कें बनानी शुरू कर दी हुई हैं। जब चाइना ये काम कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो अमेरिका को लग रहा है भाई ये तो ग्लोबल ट्रेड को ही अपने कंट्रोल में कर जाएगा, यहां से सड़क बना जाएगा। और यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, यहाँ चाइना खुद बैठा हुआ है, और फिर चाइना ने बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट बना दिया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बना दिया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना दिया। इसने तो इस सी रूट में भी अपने सारे पोर्ट्स बना दिए, जो इंडियन ओशन का सी रूट है। तो चाइना सड़क भी बना रहा है, चाइना ओशन में भी आ रहा है, इंडियन ओशन में। तो भाई चाइना तो ग्रेट गेम में बड़ा स्मार्ट निकल रहा है, दोनों तरफ से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। तो अब तुम्हें अब इस लैंड रूट और सी रूट की पूरी इंपॉर्टेंस आई होप समझ आ गई होगी। जो भी माइंड में डाउट्स आए, आई होप अब वो क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी तो भाड़ में चली गई हुई है, मॉडर्न इंडिया उड़ गई। आज हमारी क्लास में इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स क्लियर हो गए। अब किसी के माइंड में कोई डाउट है? Oh, the fearless soul says, yes sir, IR is clear. चलो थैंक गॉड, अब एटलीस्ट सबने ये बोला कि डाउट नहीं है। तो अब मैं मॉडर्न इंडिया में थोड़ा वापस आ जाऊं। अगर आप हमें प्यार से पढ़ाने का मौका दोगे तो भाई आपके ना फंडामेंटल्स एनसीईआरटी के क्लियर करने के अलावा इतना कुछ और भी क्लियर कर देंगे डाउट्स तुम्हारे, कि तुम जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। और जब तुम इन लेक्चर्स के बाद किसी आदमी के साथ बैठ, यस परेंदु, दैट्स ट्रू। 854698 सर, देन इसमें इंडिया से क्यों झगड़ा हो रहा है? तुम्हें किसने बोला इंडिया से झगड़ा हो रहा है? तुम ये सोचो, इंडिया से भी झगड़ा हो रहा है, और फिलीपीन से भी हो रहा है, साउथ कोरिया से भी हो रहा है, जापान से भी हो रहा है, यूएसए से भी हो रहा है, और वियतनाम से भी हो रहा है, और ताइवान से भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों से हो रहा है। चलो क्लास पहले ये डिसाइड कर लो, अब हम एनसीईआरटी पढ़ें मॉडर्न इंडिया, या आज वैसी टाइम पास कर लें ऐसी वाली सारी बातें करके? क्विकली वोट कर दो। हो गया वोट? मेजॉरिटी वोट सेज एनसीईआरटी। तो अब सब चुपचाप बैठेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे पढ़ाने देंगे, ठीक है? अब कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। यस रवीना सिंह, वी आर डाइग्रेसिंग, विच इज नॉट वेरी गुड। अभी तो मजा आएगा, फिर बाद में एनसीईआरटी वाला बैच वेस्ट चला जाएगा मेरा। तो अब सारे चुप, अब मैं तुम्हें आगे समझाता हूं। सो पोर्टुगीज मोनोपोलाइज्ड इंडियन ट्रेड, once they monopolized it, right, once they monopolized trade, Indian trade, now they had a lot of profit out of it. This is all clear, I hope, why they monopolized and how the profit increased. I hope that story gave you the clear picture of it. Now that the Portuguese, a very small nation in Europe,
are making a hell lot of profit out of this trade. So the other European powers, other European nations, they also wanted to share in this profit, and that is why the British, the Dutch, the Danes, the French, the Austrians and all other, they will make their respective East India companies. सबने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, सिर्फ ब्रिटेन की थोड़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बना दी। अब जब सबकी ईस्ट इंडिया कंपनीज बन गई और सारी इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो गई कि इसमें प्रॉफिट है, अब एक प्लेयर था 100% प्रॉफिट था, दो प्लेयर्स आ गए 50% रह गया, तीन आ गए 33% रह गया, चार आ गए 25% रह गया, यहां तो पांच आ गए तो 20% रह गया। अब 20% प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करना, इतना लंबा रूट लेके इंडिया आना, इतना रिस्क लेके इंडिया आना और सिर्फ इतना सा प्रॉफिट, मजा ही नहीं आ रहा। इसलिए सारे यूरोपियन जो पावर्स हैं वो अब लड़ेंगे, उनमें वॉर होगी। जब इनमें आपस में वॉर होगी, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ये 5 मेजर प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए अब लड़ेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे, इनमें से ब्रिटेन विल हैव द मोस्ट सुपीरियर नेवी एट दैट टाइम, मोस्ट सुपीरियर नेवी। सो ट्रेड करने आए ट्रेडर्स पहले तो आपस में लड़े यूरोपियंस, दे फर्स्ट फॉट अमंग्स देमसेल्व्स। ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट सुपीरियर नेवी डिफीटेड ऑल ऑफ देम एंड दस ब्रिटेन became the power that monopolized Indian trade। यहां तक हो गया क्लियर? अब महिमा, 7 years war is something different that we'll do in the main course, not in this course। इसका रेफरेंस मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में दूंगा। विनीत शर्मा, which year are you talking about? Vineet, which year are you talking about, dear? बेटा कोई 1 साल थोड़ा होता था झगड़ा होने का, ये तेरी मेरी लड़ाई थोड़ा है पीयूष, ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं है भाई, 5 देशों की लड़ाई है। रिलमेंट 6 कौन सा पॉइंट बोल रहा है? क्लियर दैट पॉइंट सर। पूछा तो कुछ हुआ ही नहीं भाई तुमने ऊपर, तो कौन सा पॉइंट क्लियर करूं? आज मुझे एक क्लैरिटी तो हो गई, 2 क्लैरिटीज, दोनों क्लैरिटी तुम्हें बताता हूं। एक, दिस एनसीईआरटी बैच इज टू बी रीनेम्ड एज एलकेजी बैच। ये बैच का नाम मैं आज चेंज करूंगा। हम बहुत छोटे बच्चे हैं यार, ठीक है। ये तो हो गया पहला कि ये क्लैरिटी मिल गई कि एनसीईआरटी बैच का नाम आज रखेंगे एलकेजी बैच। दूसरी, स्कूल को तो तुम लोगों ने, मुझे को लगता है सिर्फ और सिर्फ प्लेग्राउंड के लिए ही ज्वाइन किया हुआ था, वहां पढ़ने तो तुम गए ही नहीं थे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 8वीं में तुमने भी ये किताबें पढ़ी हैं, 9वीं 10वीं में। अर्पित डोंट वरी। तो पीयूष यहां भी वही हो रहा है फिर बेटा, जैसे तुम मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तुम यहां भी सिर्फ सब लोग टाइम पास कर रहे हो और तुम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस पूछी जा रहे हो। कोई अपना दिमाग इसके लिए लगा रहा है कि क्या मेरा पूछने वाले क्वेश्चन का कोई सेंस है, क्या इसके बेसिस पे कोई दुनिया में कभी सवाल आएगा कि बस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग कि चलो 5000 दे दिए मल्होत्रा जी को, अब उनकी जान निकाल देंगे पूछ पूछ के, चाहे हमारा फायदा हो ना हो उसकी जान ले लेंगे आज हम। क्या कहते हो, ऐसा ही लग रहा है?
चलो मैं अपना काम शुरू करता हूं अब। सो ब्रिटेन के पास सबसे स्ट्रांग नेवी थी और ब्रिटेन ने इस ट्रेड को अब मोनोपोलाइज कर लिया। और सिर्फ एक छोटा सा तुम्हारा डाउट सबका क्लियर करने के लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूं। हुआ क्या, ऐसा मानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 बदमाश थे, राइट, 5 बदमाश थे। सबसे पहले एक गुंडा खड़ा हुआ, माफिया डॉन बना। कुछ टाइम तक वो अकेला ही गुंडा था और वो सबसे हफ्ता लेता था। फिर एक और गुंडा खड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई रोज चलती थी। किसी दिन इसके बंदे आके इनको मार जाते थे, कभी किसी दिन इसके बंदे आके इसको मार जाते थे। फिर एक और गुंडा आया, फिर एक और गुंडा आया, फिर एक और गुंडा आया। अब इन पांचों के बीच में लड़ाई चल रही है कि इस एरिया का हफ्ता सबसे ज्यादा कौन लेगा या यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मगलिंग कौन करेगा। अब इस वाले गुंडे के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन पावर थी, राइट, मैन पावर इसके पास थी। इसने इनको भी उड़ा दिया, इनको भी उड़ा दिया और इस पूरे एरिया का हफ्ता लेना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें क्या समझने में प्रॉब्लम थी जो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। हो गया फंडा क्लियर ना। अब ब्रिटिश ने ट्रेड को किया मोनोपोलाइज। अब हुआ ये कि 1498 में आए थे पोर्चुगीज और जो ब्रिटिश ने इसको मोनोपोलाइज किया लास्ट वो फ्रेंच के साथ लड़े और फ्रेंच को हराकर उन्होंने इंडियन ट्रेड को किया मोनोपोलाइज। और जब इंडियन ट्रेड हुआ मोनोपोलाइज, वो साल पता है कौन से हैं? 1740 से लेकर 1761 के बीच में ये लड़ाई, 1763 के बीच में, फ्रॉम 1740 टू 1763 कर्नाटिक वॉर्स हुई। कर्नाटिक वॉर्स जो है 3 कर्नाटिक वॉर्स, जिनको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रेमेसी। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रेमेसी हुआ और उनको हम बोलते हैं 3 कर्नाटिक वॉर्स। 1740 में स्टार्ट हुई, 1763 में खत्म हुई। फ्रांस लड़ाई हार गया, ब्रिटेन लड़ाई जीत गया। किसी ने पूछा था 7 इयर्स वॉर, वो यहाँ पे खत्म हुई थी यूरोप में। 1756 से 63 तक चली थी 7 इयर्स वॉर यूरोप में, और इंडिया में भी चली। और यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, इंडिया में भी ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे। ब्रिटेन ने यहां पर फ्रांस को हरा दिया और इंडिया में से बाकी सब बाहर हो गए, बचा अब सिर्फ ब्रिटेन। फाइन, दिस इज ऑल। अब क्योंकि ब्रिटेन अकेला बचा, बट अब साल है 1763, ब्रिटेन ने ट्रेड को तो मोनोपोलाइज कर लिया, ट्रेडर वाला काम तो उसका कंप्लीट हो गया। बट इन द मीनवाइल अब इंडिया में एक नया ड्रामेटिक चेंज हुआ। वो चेंज क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब डाइड इन 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 ग्रेट मुगल एम्परर्स हुए हैं। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एम्परर्स। मीनाक्षी कपूर इससे भी स्लो बेटा, ये तो स्टोरी है, आज तो स्टोरी सुनने का दिन था, इसमें स्लो एंड फास्ट कैसे आ गया? मैं दोबारा समझाता हूं। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में फाइनल कंपटीशन हुआ। मैंने बताया था ना 5 यूरोपियंस थे, पोर्टुगीज थे, डच थे, ब्रिटिश थे, डेन्स थे और फ्रेंच थे। ब्रिटिश ने सबसे पहले पोर्टुगीज को हराया, डच को हराया, डेन्स को हराया, लास्ट में फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई, जिन्हें हम बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। ये 1740 से लेके 63 तक चली, और जो लास्ट है ना ये 1756 से 63 के जो 7 साल हैं, इनको 7 इयर्स को बोलते हैं 7 इयर्स वॉर। ये यूरोप में भी हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और उसी टाइम पर वो इंडिया में भी लड़े ब्रिटेन और फ्रांस, और ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। अब जितने ट्रेडर्स आए थे यूरोप से, उनमें से ब्रिटेन बच गया। और ब्रिटेन क्यों जीता? क्योंकि उसके पास सबसे बेटर नेवी थी, दे हैड द बेस्ट नेवी। अब उनकी बेस्ट नेवी के चलते हुए ब्रिटेन ने 1763 में, 1600 में आया ब्रिटेन,
ब्रिटेन के आने से बहुत पहले से पोर्टुगीज यहाँ बैठे हैं, और जो डच फ्रेंच है वो इतना लेट आए थे। फ्रेंच इस साल में आए हैं 1664 बेसिकली, 63 64। अब ब्रिटेन ने 150 प्लस ईयर्स में इंडिया में अपने आप को ट्रेड की मोनोपोली दिलवा ली। हर देश के राजा ने उस देश की कंपनी को मोनोपोली दी थी अपने देश में से। मैं इंडिया से तो कह सकता हूं ना कि इंडिया से एक्स को मैं वहां भेज रहा हूं और इंडिया से कोई नहीं जाएगा, पर मैं ये थोड़ा बोल सकता हूं कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से और कोई नहीं जाएगा। हाँ, चाइना में जो शी जिनपिंग है वो कह सकता है ना कि चाइना से सिर्फ अली बाबा जाएगा और कोई नहीं जाएगा ट्रेड करने। सो हर देश की सरकार ने, एवरी गवर्नमेंट गेव मोनोपोली टू वन कंपनी। नाउ ब्रिटिश कंपनी डिफीटेड ऑल अदर कंपनीज एंड ब्रिटिश बिकेम द मोनोपोलिस्टिक पावर और द सुपर पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। अब वेयर ब्रिटेन एक्वायर्ड दिस मोनोपोली, on the other hand Britain was busy fighting other Europeans, but in the political scene of India यहां पर क्या हो गया, डेन्स बेटा डेनमार्क। 1707 Aurangzeb died. When Aurangzeb died, now before I make you understand what happened after Aurangzeb, what I was trying to tell you, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, they are 6 great Mughal rulers, 6 great Mughals, right? Aurangzeb died in 1707. Babur came to India in 1526. 1526 is first battle of Panipat. First battle of Panipat. So now this, after the first battle of Panipat, Mughal rule established in India, and see from 1526 to 1707, it is as good as almost 170 years. So Mughals were so strong, so powerful that they kept on expanding their territory in India. They were acquiring new and new territories. They had strong army. They were very powerful and everything was going good. So there was one huge Mughal empire in India. But once Aurangzeb died, now started the story of weak successors. जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे, बिकॉज ऑफ विच मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। अब जब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, सो देयर इमर्ज 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। अब ये 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स क्या थी? एक थी ऑटोनोमस स्टेट्स, ऑटोनोमस स्टेट्स। दूसरी थी रेबिलियस स्टेट्स, जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और तीसरी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नाउ व्हेन आई से ऑटोनोमस स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? theoretically part of Mughals, part of Mughal empire, but practically free. theoretically ये बोलते थे कि हम ना मुगल राजा के अधीन है, पर प्रैक्टिकली ये इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ये मुगल्स को अपना राजा मानते नहीं थे। इसका एग्जाम्पल है हैदराबाद। द निजाम ऑफ हैदराबाद कंसिडर हिमसेल्फ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। वो क्या बोलता अपने आप को? निजामुल मुल्क, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो चुका, वो मुल्क वाला आदमी बन गया हुआ है। ऐसे ही बंगाल, बंगाल में मुर्शीद कुली खान थे, अली वर्दी खान थे, ये सारे नाम आपको हम लिखवाएंगे भी, आगे दोबारा पढ़ाएंगे भी। आज तो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए स्टोरी बता रहा हूं। सो हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सारे जो थे ये थे ऑटोनोमस स्टेट्स। कहने के लिए दे बिलीव दैट वी आर पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर थ्योरेटिकली, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे एक्टेड इंडिपेंडेंट, राइट। रेबिलियस स्टेट्स, मराठास under Chhatrapati Shivaji, they revolted against the Mughal authority and they created their own Hindu empire. Sikhs in Punjab, led by Maharaja Ranjit Singh, created Sikh kingdom by revolting against the Mughals. So these were the examples of rebellious states. Mughal Emperor Aurangzeb, who is the last great ruler,
he fought his last war for Bijapur and Golconda. These are the two states, these are the two territories, Bijapur and Golconda, which are in Karnataka region. That means even during the time of Aurangzeb, the Mughals cannot go as deep as Kerala and Tamil Nadu. They were confined only up to Karnataka. So deep south was independent. The region of Kerala, the region of Tamil Nadu, and here the one best example is the state of Mysore. Tipu Sultan, right? जो book में chapter दिया हुआ है, टीपू के father हैदर अली. So there were autonomous states, there were rebellious states, there were independent states. So now I have given you only few examples. There were multiple such states in India at that time. That means while British were establishing their trade monopoly, जब अंग्रेज अपना व्यापार के लिए काम कर रहे थे, अपने आप को ट्रेड में वो पावरफुल बना रहे थे, उतने में इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया. जहां पहले मुगल्स का रूल था पूरे इंडिया पे, अब वहां पे छोटे छोटे स्टेट्स बनने शुरू हो गए. राइट, जो छोटे छोटे स्टेट्स बने, अनफॉर्चुनेटली ये आपस में लड़ना भी शुरू हो गए. They all were fighting against each other, right? जैसे for example, Mysore fighting against Marathas, Marathas fighting against Nizam. ऐसे सब की आपस में लड़ाई शुरू हो गई. Because they all were fighting amongst themselves, there was no unity in India. Number one. Two, there was no security in India. Number two, क्योंकि सब लोग लड़ते ही रहते हैं तो सिक्योरिटी कहाँ है? अब ब्रिटिश ने इंडिया में ट्रेड करने के लिए 3 पोर्ट्स डेवलप कर दिए, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में और एक कलकत्ता में, बंगाल में. ब्रिटिश के पास ये 3 पोर्ट्स हैं जहां से दे वांट टू ट्रेड, द बॉम्बे पोर्ट, मद्रास पोर्ट एंड कलकत्ता पोर्ट. नाउ व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू ट्रेड फ्रॉम दीज टेरिटरीज, दे हैव टू बाय गुड्स फ्रॉम all over India and from beyond India, right? Outside India they had to buy things, but when they buy things from outside India or from within India and try to bring them to their port cities, they find that because of this insecurity there is lot of problem in free trade, right? उनके ट्रेड पे रास्ते में लोग चोरी कर लेते हैं, या छोटे छोटे राजा उनके ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे टैक्सेस लगा देते हैं. तो ब्रिटिश को लगा कि यार हमारा ट्रेड कैसे प्रोटेक्ट होगा अगर इतने सारे राजा बैठे हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, और उनको बेनिफिट क्या है कि यूनिटी भी नहीं है. उन्हें किसी एक सिंगल पावर के साथ नहीं लड़ना. हैड इट बीन मुगल्स स्ट्रांग होते तो ब्रिटिश को मुगलों से लड़ना पड़ता. मुगल्स के अंडर सारे नवाब आ जाते, नवाब के साथ सबकी आर्मी आ जाती. शायद मुगलों के पास 10 लाख सोल्जर्स होते या 1 लाख सोल्जर्स भी अगर होते तो ब्रिटिश तो कुछ हजार ही होते ना, इनको हराते और भगा देते. बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश को पता ये भी था ना कि यहाँ तो यूनिटी नहीं है, छोटी छोटी रियासतें हैं, किसी के पास 5000 सोल्जर हैं, किसी के पास 20,000 सोल्जर्स हैं. अब हमें स्ट्रेटजिकली इनके साथ लड़ना है और इन्हें हराना है. सो ट्रेडर्स जो थे, अब उन्हें लगा कि हमें यहाँ पर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा. पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए तो टेरिटरी अपने कंट्रोल में करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम ट्रेडर्स टू टेरिटरी की जर्नी स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया. नाउ टेल मी, एनी डाउट? करण महल, महाराजा रंजीत सिंह जी का टाइम अगर तुम्हें नहीं पता यार, पंजाब के बच्चे को, फिर किसको पता होगा? बाकी 1800s का जो टाइम है, 1780s 90s 1800s का जो टाइम है, यहाँ पे ये स्टेट्स बननी शुरू हुई थी, इंडिपेंडेंट स्टेट. और उसके बाद देन महाराजा रंजीत सिंह जी ने रूल किया अप टू 1839. बेटा यूनिटी नहीं थी ना, सब आपस में लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश को बेनिफिट हो गया ना कि छोटे छोटे पावर्स के साथ लड़ना है. पूनम, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर. कैन आई मूव ऑन? अगला कॉन्सेप्ट समझा दूं आप?
सो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स के ट्रेड इंटरेस्ट जो थे वो थ्रेटन्ड थे। थ्रेट क्या थी? थ्रेट थी पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया, राइट? पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। अब क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ब्रिटिश को कुछ तो करना पड़ेगा, तो ब्रिटिश ने सबसे पहला जो प्लान बनाया वो था पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब इसको ध्यान से सुनना और समझना, सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिश ने कितना स्मार्टली एक्ट किया। इसको जब तुम सुनोगे तुम्हें आज हंसी भी आएगी, राइट? तुम्हें हंसी भी आएगी। सब्सिडरी अलायंस ये 1798 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, उन्होंने स्टार्ट किया सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है वो समझते हैं। इंडिया में ना ये लेट्स से 10 रूलर्स हैं, छोटे छोटे रूलर्स हैं। इनमें से नंबर 1 पे तो मुगल एम्परर है, लेकिन जो मुगल एम्परर है बाकी सब उसको अब अपना राजा नहीं मानते, तो ये 2 जो हैं ये ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, ये 3 जो हैं ये रिबिलियस स्टेट हैं, ये 4 जो हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो सब अलग अलग हो गए और ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अब ब्रिटिश ने लेट्स से जाकर हैदराबाद के निजाम से बात की। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर निजाम काफी वीक थे, राइट? निजाम वाज क्वाइट वीक एट दिस टाइम एंड निजाम वाज थ्रेटन्ड बाय मराठास एज वेल एज बाय मैसूर। तो ब्रिटिश ने जाकर निजाम से बात की दैट इफ यू फील थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ योर नेबर्स, इंडियंस जो हैं, इफ यू फील थ्रेटन्ड बाय देम, व्हाई डोंट यू साइन दिस ट्रीटी विद अस, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। If you sign this treaty, we will provide you British trained soldiers. British trained soldiers, not British soldiers. That means soldiers तो Indians ही होंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हम कर देंगे, उनको न्यू आर्म्स चलाने हम सिखाएंगे और वो इंडियन सोल्जर्स हमारे जैसा रेड कोट पहन लेंगे। सो इंडियन सोल्जर्स विल बिकम ब्रिटिश ट्रेन्ड रेड कोटेड सोल्जर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूनिफॉर्म पहन लेंगे, हमारे जैसी गन पकड़ लेंगे, हमारे जैसी ड्रिल किया करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तुम्हारे सोल्जर थोड़ा कुर्ते पजामे में आ गए, धोती में आ गए ना, प्रॉपर ट्राउजर होगी, शूज होंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे, ड्रिल करना सिखाएंगे, पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। फिर देखना तुम कितना स्ट्रांग फील करोगे अपने ही नेबर्स के सामने। निजाम को आइडिया पसंद आना ही था फॉर श्योर, एंड ही वाज द फर्स्ट टू साइन 1798 में, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। Nizam said, great idea. So, okay, give me these soldiers. British said, nothing comes for free. इसकी पेमेंट तुम हमें करोगे। तो निजाम said, fine, this is quite fair. I will pay you for this. तो निजाम ने ब्रिटिश को पेमेंट की, ब्रिटिश ने सोल्जर्स ट्रेन किए और निजाम की टेरिटरी की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए और कुछ निजाम की सिटीज के अंदर बिठा दिए कैंटोनमेंट्स बना के। सो व्हाट हैपेंड? निजाम पेड टू एक्सपैंड ब्रिटिश आर्मी। आर्मी तो ब्रिटिश की बन गई और निजाम के सामने लग गई। वो आइडिया क्या है? ब्रिटिश ट्रेन्ड सोल्जर्स पेड बाय निजाम एट द कमांड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब जो सोल्जर है उसको तो अपने ऑफिसर की बात मानने की ट्रेनिंग दे दी गई है। अब मैंने अगर बोला निजाम को प्रोटेक्ट करो तो सोल्जर निजाम को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर मैंने बोला निजाम को हटा दो तो यही सोल्जर निजाम को हटा भी देंगे। तो आज से हमने अपने लिए इंडिया में, हमने मींस ब्रिटिश ने अपने लिए इंडिया में आर्मी बनानी शुरू कर दी। बट नाइदर द मैन विल कम फ्रॉम इंग्लैंड नॉर द मनी विल कम फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया विल गिव मैन, इंडिया विल गिव मनी एंड ब्रिटेन विल स्टार्ट कॉन्करिंग द इंडियन टेरिटरी। कैसा लगा प्लान ब्रिटिश का? नो युगेश, डोंट से दिस। आज लग रहा है कुछ गलत है।
Yes, यशिका, that is genuinely called the master stroke of British diplomacy. इसको बोलते ही है master stroke of British diplomacy. अब दूसरी चीज सुनो, सब्सिडरी अलायंस में पहली तो शर्त होगी ब्रिटिश ट्रेन्ड सोल्जर्स लो, राइट। दूसरी शर्त क्या हो गई? दूसरी शर्त थी ब्रिटिश रेजिडेंट टू बी अपॉइंटेड। रेजिडेंट इज अ ब्रिटिश ऑफिसर, अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इसको दोबारा समझो, ये है क्या? Nizam was made to understand that now that our army is supporting you, protecting you, you, Mr. Nizam, are not that wise that you can manage your affair with Marathas or with Mysore or with Awadh. British called Awadh, Awadh. So O-U-D-H is Awadh, right? So Nizam was told that you cannot manage relations with all of them. So my dear friend, Mr. Nizam, you look after only your internal administration. For your external affairs, let one British officer called resident be stationed at your capital city, and this gentleman, our officer, the British resident, will manage your affairs with your neighboring powers. They are not your people, they are independent countries. So we will manage your foreign affairs by our British resident. Now this is such a beautiful piece of British diplomacy. What they did, they started dividing Indian rulers. No two Indian rulers. Next time Marathas will be defeated, they will get a resident. Mysore will be defeated, they will get a resident. Awadh will be defeated, they will get a resident. Now from every Indian state, a British resident talks to a British resident. How will it ever be possible that the Indian rulers can now join their hands to fight a strong battle against the British? हो गया क्लियर ये पॉइंट भी? जस्मीन कौर, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा देखोगे। अगर आपका बीच में कनेक्शन टूटेगा तो ऐसे तो पूरी क्लास को रोक के एक एक बच्चे को अगर समझाया तो लेक्चर कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं। सो पहली शर्त रख दी ब्रिटिश ट्रेन्ड सोल्जर्स, दूसरी शर्त रख दी रेजिडेंट, जिससे कि डिवाइड कर दिया इंडिया के सारे राजाओं को। तीसरी शर्त रखी नो अदर यूरोपियन फ्रेंड्स, कि तुम हमारे अलावा और किसी यूरोपियन पावर के साथ कोई रिलेशंस नहीं बनाओगे ताकि तुम 100% हमारे ऊपर डिपेंड करो। तो उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, उनको आपस में डिवाइड कर दिया और उनको सबॉर्डिनेट कर लिया, क्योंकि उनके देशों में अपनी आर्मी लगी है। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, ये ब्रिटिश पॉलिसी का नाम था, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। हो गया क्लियर? अब यहां तक पूरा क्लियर हो गया पॉइंट। सो ब्रिटिश ने इंडिया में अपने लिए आर्मी भी बना ली और सारे राजाओं को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। नाउ दैट ऑल द इंडियन रूलर्स दे हैड बिकम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, राइट? नाउ ब्रिटिश प्लेड अ न्यू कार्ड, द कार्ड इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया। 1848 लॉर्ड डलहौजी। नाउ दैट देयर आर लेट्स से 100 rulers in India. Out of these 100 rulers, 99 rulers have been subordinated by the British. If there is one left, British do not care because he cannot do any harm to the British. We will manage him, no worries, right? So out of these 99 rulers who have been subordinated by the British, British now said, if any of these rulers dies, any of these rulers dies without having a natural heir, means जिसके अपना बेटा नहीं है,
उसका अडॉप्टेड सन राजा नहीं बनेगा, adopted son will not succeed and instead that state will lapse to the British rule. ब्रिटिश उस पर डायरेक्टली रूल करेंगे। इस तरह झांसी को ले लिया, नागपुर को ले लिया, सतारा को ले लिया, बहुत सारी स्टेट्स को एक्वायर ही कर लिया। जब इन्होंने डायरेक्टली स्टेट्स को एक्वायर करना शुरू किया तो इंडियन राजाओं को डर लगा कि भाई ये तो हमारे बच्चे अगर नहीं हुए, या कल को मेरे बच्चे के बच्चा नहीं हुआ, या मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चा नहीं हुआ, तो हमारी स्टेट को तो अंग्रेज खा जाएंगे। अब राजे इकट्ठा होने की ट्राई करेंगे तो 1857 का रिवोल्ट होगा। हो गया ये पॉइंट क्लियर? गौरव शांत, अगर यूपीएससी ने पूछा विच गवर्नर जनरल डिड इट, तो तुमने ये आंसर देना है, बाकी आंसर मुझे नहीं पता कहां से लेके आओगे तुम, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स बहुत जगह होते हैं, हमने की फिगर्स याद करने हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बचा अब किसी के माइंड में? दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर ध्यान से स्टोरी आज सुन लोगे, फिर तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, अब तुम अगले 2 दिन एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें खुद को मजा आएगा। पीयूष 1848 है, और मेरे लाल पीयूष मत भाग सालों के पीछे। किसी ने ऊपर लिखा भी था यूपीएससी के पेपर में साल नहीं आते, आइडिया आते हैं, ठीक है? सो 1857 का रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, पर वो क्रश हो गया। क्रश क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी देयर वाज नो यूनिटी, सारे राज्य तो इकट्ठे नहीं हुए, सब लोग तो लड़े नहीं, और ब्रिटिश ने उनको क्रश कैसे किया? ब्रिटिश यूज्ड इंडियन फोर्सेस एंड रिसोर्सेस। हमारे ही राजाओं की फौज जो कि ब्रिटिश की ट्रेन की हुई थी ले ली, और हमारे राजाओं से उनका पैसा लेके हमारे रिवोल्ट को ही क्रश कर दिया। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 तो बहुत इजीली क्रश हो गया। अब जब ये रिवोल्ट क्रश हुआ तो इंडियंस को थोड़ी सी अकल आनी शुरू हुई कि भैया बिना यूनिटी के या बिना ऑर्गेनाइजेशन बनाए प्रॉपर ये करना इम्पॉसिबल है। 1857 का रिवोल्ट खत्म होने के बाद 1860s और 1870s में इंडियंस ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी शुरू की, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है? अब इंडियंस ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कि थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, लीडर्स बने, और फिर ब्रिटिश से डिमांड्स करें। जब ये 1860s और 70s में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी तो ये रीजनल एसोसिएशंस बनी। कोई बंगाल में बन गई, कोई मद्रास में बन गई, कोई महाराष्ट्र में बन गई, कोई पंजाब में बन गई, पर अभी कोई नेशनल एसोसिएशन नहीं है। लेकिन जितने रीजनल एसोसिएशन के लीडर्स थे, ये सारे जो थे अब ये अवेकन्ड थे, और ज्यादातर ये लोग वेस्टर्न एजुकेटेड थे जो खुद इंग्लैंड जाके पढ़ के आए थे। अब जो लोग एजुकेटेड थे वो अवेकन्ड भी थे, बहुत उनको ज्ञान था, एजुकेटेड अवेकन्ड लीडरशिप आ गई, जिन्होंने सोचा कि हमें अब एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी ही पड़ेगी ताकि हम ब्रिटिश के निफेरियस डिजाइन्स को काउंटर कर सकें, ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को काउंटर कर सकें। ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1885 में बनी विद द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हो गया यहां तक? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नीतीश, सेफ्टी वॉल थ्योरी आज की स्टोरी में ही करा दूं, फिर बाकी कैसे करेंगे लोग जिनको पता ही नहीं है सेफ्टी वॉल के बारे में? चल नीतीश के लिए ये भी आज ही कर देते हैं। देयर आर 2 आइडियाज अबाउट origin of Congress. One say that it is British made, other says it is Indian made, Indians made it. One says British made it, other says
it was made by Indians. Now those who say that it was made by British, what they say, that there was one British ICS officer, A.O. Hume, who is popularly called father of Indian National Congress. So A.O. Hume ने अपने गवर्नर जनरल को बोला, जो कि उस टाइम पर थे लॉर्ड डफरिन, एक डफर था, जिसको जाकर A.O. ह्यूम ने बोला कि इंडिया में ना 1857 के रिवोल्ट के बाद, सिंस द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 देयर इज मच अनरेस्ट इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो एक प्रेशर कुकर की तरह है, और इस प्रेशर कुकर के नीचे हर टाइम फायर है, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया में एक्सप्लॉयटेटिव रूल इस्टेब्लिश करके बैठ गए हैं। द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, दैट इज लाइक फायर विच इज बर्निंग अंडर दिस प्रेशर कुकर, एंड इन दिस प्रेशर कुकर द इंडियन पीपल आर लाइक पकाइंग सम खिचड़ी, दे आर मेकिंग सम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इंडियंस इसके अंदर अपने अपने आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस कुकर के ऊपर एक लिड लगा हुआ है, ढक्कन बंद हुआ हुआ है। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिश एंड इंडियंस दे डू नॉट टॉक अमंग देमसेल्फ, ये तो आपस में बात ही नहीं करते हैं। तो इस कुकर में जो खिचड़ी पक रही है उसके कारण देयर इज सम स्टीम इनसाइड, बट देयर इज नो आउटलेट फॉर द स्टीम। बिकॉज देयर इज नो आउटलेट, द स्टीम वंस इट गैदर्स द कुकर में बर्स्ट। इसमें तो पटाखा बोलेगा, मींस दोबारा से 1857 जैसा बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा। बिफोर दिस हैपेंस, व्हाई शुडंट वी पुट वन सेफ्टी वॉल? सीटी क्यों नहीं लगा देते कुकर के ऊपर? जब इंडिया में गुस्सा ज्यादा हो लोगों में, तो यहां से गुस्सा निकल जाए, वेंट आउट हो जाए, सीटी बज जाए जैसे कुकर की बजती है। मींस कोई लीडरशिप हो जो शोर मचा दे, ब्रिटिश मस्ट नॉट डू दिस, ब्रिटिश मस्ट नॉट डू दिस, हाय 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 कर दे, तो हमें पता लग जाएगा, हम अपनी पॉलिसीज को मेंड करेंगे, दोबारा इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होगा। लॉर्ड डफरिन सेड, ग्रेट आइडिया, गो हेड। A.O. Hume invited 72 Indians and made Indian National Congress, and this Indian National Congress is like safety valve to protect British Indian Empire. पीयूष, जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है? हो गया ये भी क्लियर अब सबको? आगे चलें। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात बता देता हूं, मेरे पास सारे के सारे फैक्ट्स तैयार पड़े हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, पर अगर तुम पेशेंस से पढ़ोगे, ये एनसीईआरटी है, तुम्हारा बेस बनेगा। फिर मैं तुम्हें एडवांस कोर्स कराऊंगा, तुम्हारे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें आंसर लिखने आ जाएंगे, सारा कुछ एक ही दिन में मेरे से सुन के चले जाओगे, तुम्हारी अपनी खिचड़ी बन जाएगी, बाद में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इस क्लास का तो फायदा ही नहीं हुआ फिर कोई, जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पहले एनसीईआरटी बैच बनाया। मुझे क्या जरूरत थी, मैं पहले बोलता आओ भैया सीधा एडवांस कोर्स करो, लाओ 65,000, क्यों लेने 5,000? आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। सो इफ यू एग्री, लेट मी गो एट माई पेस, ठीक है? तो चलो, अब ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, ये भी 3 फेजेस में काम करती है, 1885 टू 1905, पहले 20 साल मॉडरेट्स, 1905 टू 1920 15 साल एक्सट्रीमिस्ट्स, और फिर 1920 टू 1947 गांधीयन एरा। ये 3 फेजेस हो गई। जो मॉडरेट्स थे वो पीसफुल एजिटेशन करते थे, मॉडरेट्स पीसफुल एजिटेशन करते हैं, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तायबजी, WC बनर्जी, दादा भाई नारोजी, ये सारे मॉडरेट लीडर्स हैं। फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो थोड़े अग्रेसिव हैं, वो ज्यादा पीसफुल नहीं है, वो अग्रेसिव हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
पाल, बिपिन चंद्र पाल, मराठा लीडर, पंजाबी लीडर, बंगाली लीडर, राइट। पाल लाल पाल का ट्रायो बन गया। शगुन मेन कोर्स में करें बेटा, ये तो तुम मुझे एनसीईआरटी से भी आगे ले जाओगे, राइट। और फिर आता है गांधीयन एरा, जिसमें सिंगल हैंडेडली महात्मा गांधी मासिस को लीड करते हैं और 3 बड़े एजिटेशंस कराते हैं फ्रॉम 1920 टू 1940। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 1920 नॉन कॉपरेशन, 1930 सिविल डिसोबीडियंस, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले ब्रिटिश से कॉपरेट नहीं किया, फिर ब्रिटिश को डिसओबे कर दिया, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, पहले तुम्हारा साथ नहीं देंगे, फिर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर गेट आउट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ये तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स की समरी हो गई, ठीक है, समरी करा दी। अब एक डाउट जो तुम्हारा मुझे क्लियर करना है, वो क्लियर करते हुए मैं आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं। अब तुमने वो चैप्टर्स पढ़ लेने हैं एनसीईआरटी के, और मंडे से मैं तुम्हें एनसीईआरटी के नोट्स बनवा दूंगा, आई मीन पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और उसकी स्टोरी बता दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि सर इसके बाद जो भी पढ़ा रहे हैं वो तो सर पहले ही पढ़ा चुके हैं, ऐसा कुछ नया आ ही नहीं रहा, तो मैं थोड़ा तुम्हें बता दूंगा उसको कैसे करना है। सो समबडी आस्क्ड मी लैंग्वेज, कि लैंग्वेज बैरियर था, ब्रिटिश को इंडियन लैंग्वेज कहां से आती थी। सो बेटा जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, ब्रिटिश इंडियन कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुई, ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल जीता, प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़के। प्लासी 1757 में, बक्सर 1764 में, और ब्रिटिश के हाथों में आ गई इंडिया की पावर, राइट। बंगाल केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब ब्रिटिश ने कलकत्ता मदरसा और बनारस में एक हिंदू स्कूल बनाया, जो बाद में कॉलेज, और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनेगा। यहां पर एक मौलवीज जो थे और यहां पर जो पंडित थे, इनको ब्रिटिश ने अपने साथ बिठाया, और फिर ब्रिटिश ने इनसे अपने साथ मिलके हमारी लैंग्वेजेस सीखनी शुरू कर दी, ताकि वो मुस्लिम के लॉ को, जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस होती है ना, शरीयत का कानून है, हदीस हैं, वो सब पढ़ लें, और हिंदू लॉ को, जैसे कि मनु स्मृति हो गई, इसको पढ़ लें, हमारे सिस्टम्स को पढ़ के और हमारे अकॉर्डिंगली वो थोड़ा रूल करें, ताकि हम उनके रूल के अगेंस्ट ऑल ऑफ अ सडन रिवोल्ट ना कर दें। तो ब्रिटिश ने पहले ये इंस्टीट्यूशंस को यूज किया। जब उन्होंने हमारी लैंग्वेज सीख ली, हमारी सोसाइटी के लीगल सिस्टम को समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या वीकनेसेस हैं, फिर उन्होंने दी वाइट मैन बर्डन की थ्योरी। उन्होंने बोला कि भाई तुम इतने बैकवर्ड लोग हो, राइट, इंडियंस इतने बैकवर्ड हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं, ये तो अपने देश में हिंदू समाज की बात करो तो हिंदू सती कर देते हैं, लड़कियों को, जिंदा लड़की को जला देते हैं, विडो रीमैरिज होने नहीं देते हैं, चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, कास्ट सिस्टम कितना ही घटिया रखा है इन लोगों ने। मुस्लिम क्या ही है तुम्हारे यहाँ पे, ट्रिपल तलाक कर देते हो, औरत को पर्दे में रखते हो, जो तुम्हारी प्रैक्टिसेस थी, जो तुम्हारे ट्रेडिशंस थे, इन्होंने उनको कंडेम करना शुरू कर दिया कि तुम तो बड़ी बैकवर्ड और बड़ी अनसिविलाइज्ड लोग हो। इसलिए गॉड ऑलमाइटी ने वाइट रेस को ये बर्डन दिया कि हम तुम्हें सिविलाइज्ड करें, इसके लिए हम तुम्हें वाइट आइडियाज देंगे, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन देंगे। अब तुम हमारी एजुकेशन पढ़ो और तुम्हें साथ में इंग्लिश लैंग्वेज देंगे, हमारी लैंग्वेज को पढ़ो और उसमें बोलना सीखो, राइट। हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करो, क्योंकि अब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, अब उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे, और साथ में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करो। सो ऐसे उन्होंने पहले इंडिया को पॉलिटिकली कॉन्कर किया, और इस पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को
कल्चरली कॉन्कर करना शुरू कर दिया। सो एक होती है पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, दूसरी बन जाती है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। जब ये दोनों साथ चले तो चीजें बेटर हो जाती हैं। डन। हो गया सबको क्लियर अब सारे डाउट्स? सो अब तुमने एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स पढ़ लेने हैं और उसके बाद वी विल हैव नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। पीयूष बेटा लेक्चर तुम्हें ना कल सुबह 11 बजे ऑनलाइन मिलेगा, वो तुमने सुनना है बैठ के आराम से। बेटा डाउट कैसे? हाँ बेटा संडे को तो हॉलीडे होता है, हम भी घर रहते हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, कभी कभी हम उनके पास बैठ के बातें कर लेते हैं। आकाशदीप बोलो। अमित दयाल नो नोट्स प्लीज। सर ये जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कार्नेटिक वॉर का पार्ट है? नहीं सर, कर्नाटिक वार साउथ इंडिया में चल रही है, प्लासी बंगाल में हो रहा है, तो ये पार्ट कैसे हो सकता है? ओके ओके थैंक यू। कोई बात नहीं, ये कल सारा कराऊंगा, डोंट वरी। प्रभजोत क्लास जब स्टार्ट हुई थी मैंने सारा बताया था यार, ऐसे नहीं, दिस इज रॉन्ग। पीयूष तुम बोलो। हेलो सर, आपने बोला कि एनसीईआरटीज को हम लोग जो आपने लिखा है वो आज पढ़ेंगे, बट सर प्लासी और बक्सर का तो आज कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो और वो 8 चैप्टर 2 में। सर मैंने आज आपको स्टोरी लाइन दी है, मैंने आपको किताब थोड़ा पढ़ा दी आज। 4-5 दिन लगा के पढ़ा दूं कि आज खत्म करा जाऊं? अच्छा ओके ओके, नहीं सर तो ठीक है सर। ये कौन है? 62 बीबी बोलो। थैंक्स आशीष शर्मा जी। हाँ जी अमित दयाल जी, कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा छोड़ो यार, तुम संडे को रेस्ट करो, मैं तुम्हें अलग से अपने आप आके सारा पढ़ा दूंगा। बोलो 62 बीबी 3D। हेलो यस हेलो। हाँ सर, मेरे को ये सी पूछना था कि जो आप ये बता रहे थे ना कि पुर्तगाली लोग थे जो मोनोपोलाइज कर लेते, एक पुर्तगाली का जो रूट था वो लैंड रूट बहुत लंबा, सी रूट जो था वो बहुत लंबा रूट था, और एक जो रूट था जो इटली से होके जाता था, तो पुर्तगालियों ने क्या वो इटली वाले रूट पे भी कब्जा किया था क्या सर? नहीं सर, नया रास्ता ढूंढ के आए थे, अफ्रीका के नीचे से आए थे ना, केप ऑफ गुड होप जो बोलते हैं। हाँ सर, वो तो आपने बताया था कि वो लंबा रूट था, तो लंबा रूट थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल था, और एक दूसरा रूट था जो लैंड सी और वो रूट से होके जाता था जिसमें इटली भी आ रहा था बीच में, हाँ तो तो उसको क्या उन छोड़ लोगों ने? दिया, उसको नहीं यूज किया। अच्छा, उसको यूज नहीं किया था, इन लोगों ने ये लंबा रूट को ही फॉलो किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। Aviran, sir, why I am blocked in the WhatsApp group? Nobody is blocked in the WhatsApp group. Everybody is blocked in the WhatsApp group. अभिरान, जिसको मैसेज करना है वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा, ग्रुप तो तुम लोगों ने मजाक बना देना, नहीं तो बातें करी जाओगे, पढ़ेगा कौन फिर? यस यशिका, क्लास इज ओवर, यू कैन लीव, दोज हु वांट टू लीव कैन लीव। बोलो सर। बहारुल, क्या नाम है? बहारुल अश्कर 47 बोलो। हेलो सर। सर एनसीईआरटी का बहुत सारे कुछ कुछ वोकैबुलरी इतना थोड़ा क्रिटिकल होता है सर, हमें वोकैबुलरी का वर्ड में ही मिलेगा क्या सर? दोबारा बोलो सर। सर एनसीईआरटी की जब हिस्ट्री की वोकैबुलरी कुछ थोड़ा क्रिटिकल होता है सर, डिक्शनरी में वो थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है सर, तो हम लोग क्या अवेलेबल पाएंगे वो एनसीईआरटी का आप एक काम करो, वोकैबुलरी? अब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे समझाता हूँ, ठीक है? विनीत शर्मा, करंट अफेयर का रोज सुबह मैं ग्रुप में एक नोट डालता हूं, अभी 3 दिन पढ़ो, उसके बाद आपको उसके बारे में गाइडलाइंस मिलेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मेक रोम इन अ डे, इट इज इम्पॉसिबल। करण महल, देन वॉच द लेक्चर अगेन। वैसे मैंने बोला था 8th क्लास का चैप्टर 2, 5 एंड 11 पढ़ना है, 2, 5 एंड 11, और 12th का भी सिर्फ 2 पढ़ लो, वो भी सफिशिएंट हो जाएगा, इतना भी अगर पढ़ लिया। हाँ बेटा, रिचर्ड का ब्रदर आर्थर वेल्सली था। हाँ सर, अभिरान चटर्जी, आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।
See you on Monday 6 p.m. No, it is not possible, Yugesh. I will never promise this. I told you at the very start, 8 बजे क्लास खत्म हो रही है. Entire staff is gone. They will come now. ये भी मैं तुम्हारे लिए स्पेशली करा रहा हूँ, नहीं तो संडे को कभी लेक्चर अपलोड नहीं होगा. राणा तुम क्या ही क्वेश्चन मार्क डाली जा रही हो? संयोगिता राणा क्या लिखा है तुमने जो मुझे दिखाई नहीं इतने सारे मैसेजेस में? तो मुझे तुम अब सब लोग पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं वहां रिप्लाई करता हूँ. डन, बाय. अमित क्या यार, बोला तो है नोट्स प्रोवाइड करूंगा.